चैप्टर का नाम हमारा क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ये चैप्टर का नाम, राइट। इसी चैप्टर में हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा इस चैप्टर में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे जिस पर, वो होगा हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ। डेरिवेशन पार्ट आप ऑलरेडी पिछले चैप्टर में कर चुके हो, तो डेरिवेशन पार्ट हम नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। वैसे पिछले भी डिफाइन किया था, लेकिन फिर भी यहाँ कर लेते हैं हम लोग। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है, यानी एक ऐसा ईएमएफ जिसका अगर हम ग्राफ बना के थोड़ा सा जाने तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, कि जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली बदल रहा हो। जैसे ये है, ये ग्राफ है, क्योंकि कर्वेचर है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है फिर घट रहा है, यानी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। और यहाँ तक जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद देखा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड जो क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। और इसके बाद यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे देखें तो फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में फिर आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से एक ऐसा ईएमएफ जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता रहे और जिसकी डायरेक्शन एक निश्चित समय के बाद, यानी यहाँ के बाद देखिए तो ये निश्चित समय के बाद क्या हो, उसकी डायरेक्शन भी क्या हो, चेंज होती रहे, यानी पीरियाडिकली उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहे। तो ऐसे ईएमएफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब आप जानते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, या एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कॉस ओमेगा टी भी आप लिखते हो। तो जैसा आपको लगे दोनों ही है, नॉर्मली हम एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी से डिनोट करते हैं। यानी कि द ईएमएफ हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली एंड हुज डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली इज नोन एज अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो थोड़ा सा डिफिनेशन भी लिख लेते हैं, यानी द ईएमएफ whose magnitude change continuously and whose direction change periodically. Direction change periodically, यानी एक निश्चित पीरियड के बाद जो है चेंज होता है, इज नोन एज अल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो इसी को हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं। इट इज रिटन एज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0 sin omega t, where this one epsilon is instantaneous value of EMF की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एप्सिलॉन 0 इज पीक वैल्यू ऑफ EMF, क्योंकि ईएमएफ चेंजिंग है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो एप्सिलॉन 0 है। ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी इज़ द इनिशियल फेज ऑफ द ईएमएफ। ओमेगा टी क्या है, इनिशियल फेज है ईएमएफ का। अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही डिफिनीशन होगा कि द करंट हुज मैग्नीट्यूड, अगर इसका भी ग्राफ बना उसी तरह से तो सेम ऐसे ही होगा कि द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, कंटिन्यूसली चेंज होता है, और जिसका डायरेक्शन भी, इसका भी डायरेक्शन यहाँ के बाद देखिए चेंज हो रहा है नेगेटिव में, जिसका डायरेक्शन भी क्या हो, पीरियडिकली चेंज हो, तो उसे हम कहेंगे क्या, अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि ये करंट यहाँ पे है मैक्सिमम, यहाँ 0, यहाँ माइनस आई नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ प्लस आई, राइट। तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ तक देखें। इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ नीचे की डायरेक्शन हमारा यानी नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। यानी करंट अगर
ए से बी फ्लो हो रही थी, अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम में ए से बी तक फ्लो हो रही थी, तो अभी जो है यहाँ पे बी टू सी यानी यहाँ से यहाँ तक जो है करंट क्या हो रही थी, बी टू सी डायरेक्शन में, सॉरी बी टू ए डायरेक्शन में फ्लो होने लगी। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, द करंट whose magnitude changes continuously and whose direction changes periodically is called alternating current. Alternating current यानी कि एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, राइट। इसको भी सेम ऐसे ही लिखेंगे। इसको वी कैन राइट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या आई इज इक्वल टू आई नॉट कास ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एंड आई नॉट इज द पीक वैल्यू, यानी आई ज़ीरो क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ओमेगा टी इज़ द फेज डिफरेंस, ओमेगा टी क्या है, इनिशियल फेज एंगल क्या है या फेज डिफरेंस है। क्लियर। तो ये रहा अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में जानकारी। अब अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम ग्राफ से जो है ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ से ड्रा करें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, कुछ इस तरह का ग्राफ। तो अल्टरनेटिंग करंट का भी ग्राफ होगा। कुछ इसी तरह का। तो ज़रा देखा जाए, ये जो है इसकी पीक वैल्यू है करंट की आई नॉट, और ये जो इसकी पीक वैल्यू है ईएमएफ की एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की पीक वैल्यू ये हो गई, तो यानी कि एप्सिलॉन की जो पीक वैल्यू है वो ज़्यादा होगी और करंट की जो पीक वैल्यू हो कम होगी। ग्रीन कलर जो करंट के लिए ग्राफ और रेड कलर जो है वो ईएमएफ के लिए, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए। तो ये ग्राफ हो गया दोनों का। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब हम बात करेंगे क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और इसी को हम कहते हैं मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्या, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हम बात करेंगे यहाँ पे ओवर हाफ साइकिल पीरियड। तो पहले बार मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। मान लेते हैं कि एक सर्किट है हमारा है, इसको हमने अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ रखा है, राइट। ये सर्किट है ए टू बी, अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ रखा है। अब हम मान लेते हैं इसी सर्किट ए बी को हमने डायरेक्ट करंट से जोड़ रखा है, इसी को ले जाकर डायरेक्ट करंट से भी जोड़ दिया है। ये सर्किट ए बी यही है, सेम सर्किट है, राइट। अब हम बात करते हैं कि टी हाफ साइकिल में, जैसे फुल साइकिल होता है, आपने ग्राफ में देखा था कि फुल साइकिल पूरा एक होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक फुल साइकिल होगा, यानी एक कंप्लीट वेव बनाने में। तो हाफ साइकिल की बात करें, पूरा अगर टाइम पीरियड टी मान लें तो टी हाफ हो जाएगा। तो मान लेते हैं टी हाफ साइकिल में इस अल्टरनेटिंग करंट ने इस सर्किट में क्यू चार्ज को सेंड किया, इस ए बी सर्किट में। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट एक आई एम या आई एम मान लेता हूँ, मेन वैल्यू है तो आई एम इसका नाम रख देता हूँ, या आई भी यूज करते हैं कभी। तो मान लेते हैं आई एम करंट है इसी सर्किट में, इसी टी हाफ साइकिल पीरियड में ही इसने भी क्यू करंट सेंड किया। तो ये जो डायरेक्ट करंट की यानी स्टेडी करंट की यही अमाउंट जिसने उतने ही चार्ज को उसी हाफ साइकिल पीरियड में भेजा उसी सर्किट में, जितना कि अल्टरनेटिंग करंट ने
हाफ साइकिल पीरियड में उसी सर्किट में भेजा तो इस करंट को यानी डायरेक्ट करंट की यही अमाउंट ही कहलाता है क्या, हमारा मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यानी अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्ट करंट की अमाउंट होगा। डायरेक्ट करंट की मात्रा ही जो है अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू होगी, जो कि किसी सर्किट में उतने ही चार्ज को सेंड करे हाफ साइकिल पीरियड में जितना कि अल्टरनेटिंग करंट ने उसी सर्किट में हाफ साइकिल पीरियड में चार्ज सेंड किया हो। तो करंट की यह मात्रा, जितनी करंट ने उतने ही चार्ज को सेंड किया, तो करंट की यही मात्रा कहलाती है मीन वैल्यू। आई होप समझ में आ गया। तो यानी मीन वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट करंट की यह मात्रा होगी जो हाफ साइकिल पीरियड में किसी सर्किट में उतना ही चार्ज सेंड कर दे जितना कि अल्टरनेटिंग करंट ने उसी सर्किट में हाफ साइकिल पीरियड में सेंड किया था। तो इस तरह से डिफाइन कर लें। तो डिफाइन करेंगे तो यानी कि द अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट, द अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट, the amount of steady current that flows, that sends, क्या लिखे, that will send the same amount of, that will send the same amount of charge, same amount of charge in a circuit, in a given circuit over half cycle period, over half cycle period, as it is sent by the, as it is sent by the alternating current in the same circuit, in the same circuit, in same interval of time, in same interval of time, is called mean value of alternating current, mean value or average value of alternating current, mean value or it is called average value of alternating current, यानी कि the amount of steady current that sends the same amount of charge in a given circuit over half cycle period as it is sent by the alternating current in the same circuit in the same interval of time is known as मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये रहा मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की डिफिनीशन। तो लेट्स डिराइव इट, डेरिवेशन इसका कर लेते हैं। तो डेरिवेशन, तो हमने कहा कि हमारा सर्किट है और मान लेते हैं कोई सर्किट है, उस सर्किट में जो है ए बी सर्किट है, अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ा गया है। इस ए बी सर्किट में स्मॉल टाइम डी टी में डी क्यू चार्ज इसने सेंड किया। लेट अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट ये है इनिशियल फेज में। अब आफ्टर सम टाइम टी, अब मान लेते हैं कि आफ्टर सम टाइम डी टी चार्ज सेंट by current in circuit डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, स्मॉल चार्ज होगा क्योंकि समय बहुत स्मॉल है, इट विल बी इक्वल डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी हो जाएगा, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो स्मॉल चार्ज डी क्यू है तो स्मॉल चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू होगा आई इंटू डी टी। या हम इसी को कह सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू आई की वैल्यू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। इतना चार्ज सेंड किया। अब इंटीग्रेट कर देता हूँ
इंटीग्रेटिंग ओवर हाफ साइकिल पीरियड, इंटीग्रेटिंग ओवर हाफ साइकिल पीरियड। हाफ साइकिल पीरियड में हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू विल बी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और जो हमारा लिमिट है वो 0 टू टाइम कितना है, टी हाफ तक, 0 टू टी हाफ। तो ये हो जाएगा हमारा 0 टू टी हाफ। इस तरह से डी क्यू का क्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन। आई नॉट अब क्या हो गया, बाहर आ गया कांस्टेंट में, तो ये 0 टू टी हाफ लिमिट हो गई, 0 टू टी हाफ, और साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी यानी साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कास थीटा होता है। तो 10 क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट, और ये हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी, और ओमेगा टी का सक्सेसिव ये अपान ओमेगा हो जाता है। तो ये 0 टू टी हाफ साइकिल में। अब जरा इसकी वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट को पुट करें तो आई नॉट और माइनस कास ओमेगा टी की जगह पे कैपिटल T/2 रखेंगे अपान ओमेगा, और आई नॉट अपन ओमेगा को बाहर कर लेता हूँ, इस ओमेगा को हमने बाहर कर लिया तो आई नॉट अपन ओमेगा कर लिया। टी हाफ माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस कास 0, क्योंकि टी की जगह 0 रख दूंगा तो 0 हो जाएगा, राइट। इसे और सॉल्व कर लेते हैं हम। सो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट अपन ओमेगा, यहाँ पे देखें माइनस कास ओमेगा की जो वैल्यू होती है 2 पाई अपान कैपिटल टी होता है, राइट, इनटू टी अपान 2 था ही। कास 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 हो जाती है। तो टी से टी यहाँ पे ज़रा देखें तो टी से टी हो जाएगा कैंसिल आउट, इस टी से ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से Q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई नॉट अपान ओमेगा, कास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कास पाई, और कास पाई की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस से +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा। कास पाई यानी कास 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस से ऑलरेडी है तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और इस तरह से ये हो गया हमारा आई नॉट अपान ओमेगा इंटू 2। थोड़ा सा और सॉल्व करें, सो Q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई नॉट अपान ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपान कैपिटल T इंटू 2 ऑलरेडी है ही है, 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट। सो Q इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट कैपिटल T, ये आई नॉट है, आई नॉट कैपिटल T अपान पाई, ये आगे Q इतना आ गया। अब इफ Im is the एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू कह लें, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ AC, देन Im विल बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये होता है Q अपान T, तो ये जब Q अपान T हाफ हो जाएगा क्योंकि T हाफ टाइम है। I इज इक्वल टू होता है Q अपान T, तो Im इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान T हाफ, क्योंकि T हाफ साइकिल में हमने लिया है। तो इस तरह से Q की वैल्यू को पुट कर देते हैं, thus Im इज इक्वल टू हो जाएगा Q की वैल्यू कितना था, ये था आई नॉट कैपिटल T अपान पाई, और टोटल का अपान है T अपान 2। तो देखा जाए T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, इस T से ये T कैंसिल आउट हो जाएगा, thus Im इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये 2 ऊपर चलेगा 2 आई नॉट अपान पाई। तो ये वैल्यू भी याद रख लीजिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको हेल्प करेगा। Im इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आई नॉट अपान पाई। अब पाई की वैल्यू को थोड़ा सा रख करके सॉल्व कर लेते हैं। सो Im विल बी इक्वल टू 2 आई नॉट अपान पाई की वैल्यू 3.1416 रखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करेंगे 2 को 3.1416 से, तो आ जाएगा आपका 0.637 आई नॉट, तो ये आ गया आपका
दूसरा वैल्यू जिसे याद कर लीजिए, आई एम इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट, या इसे परसेंट में लिख दें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट में लिख दें, देन आई एम विल बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 63.7% ऑफ आई नॉट। यानी पीक वैल्यू का 63.7% जो होता है वो होता है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन इसका। अब थोड़ी सी बात इसमें नोट भी कर लीजिए। नोट में ये लिख लीजिएगा कि द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर फुल साइकिल पीरियड यानी कि t इज 0। अगर आप 0 to t में इसे इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यानी फुल साइकिल पीरियड में जो वैल्यू आएगी, चूँकि ऊपर में प्लस नीचे माइनस, पॉजिटिव करंट नेगेटिव करंट तो कैंसिल आउट कर देगा। तो इस तरह से अगर फुल साइकिल पीरियड में हम मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे अल्टरनेटिंग करंट की, तो वो कितना आएगा, 0। तो फुल साइकिल पीरियड में मीन वैल्यू जो होगा वो कितना आता है, 0 आता है। अब बात करेंगे आरएमएस वैल्यू। क्या, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या जिसे हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसे क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आरएमएस शॉर्टकट में उसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। या इसी को हम और भी नाम कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगर देखिए आरएमएस वैल्यू को दूसरा नाम भी से कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, राइट। या समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये 2-3 नाम है। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। अब इसे इफेक्टिव वैल्यू क्यों कहते हैं अभी आप देखेंगे तो जानेंगे। तो ज़रा समझ लेते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है। मान लेते हैं कि एक हमारा सर्किट है, एक रेजिस्टेंस है और जिसको हमने अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ रखा है। ये रेजिस्टेंस है R, राइट। अब इसी रेजिस्टेंस R को हमने डायरेक्ट करंट में जोड़ दिया, राइट। रेजिस्टेंस R उतना ही है, उसी रेजिस्टेंस को। अब मान लेते हैं कि इसने जो है फुल साइकिल पीरियड में, यहाँ पे फुल साइकिल पीरियड लेते हैं हम। फुल साइकिल पीरियड में इसमें जो रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस हुआ, H हीट प्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि आई आर एम एस करंट जो है यहाँ पे फ्लो हो रही थी, IRMS करंट फ्लो हो रही थी। तो इसने भी जो है उसी फुल साइकिल पीरियड में उतने ही हीट H प्रोड्यूस किया। फुल साइकिल पीरियड T में ही इसने भी कितना हीट प्रोड्यूस किया, H प्रोड्यूस किया। तो ये डायरेक्ट करंट यानी स्टेडी करंट की यही अमाउंट जिसने उतने ही हीट प्रोड्यूस किए किसी रेजिस्टेंस में जितना कि अल्टरनेटिंग करंट ने फुल साइकिल पीरियड में उसी रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस किया था। तो अगर उतना हीट प्रोड्यूस करती है करंट, तो ये करंट की यह अमाउंट ही कहलाएगा हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। यानी कि इस डायरेक्ट करंट की वह मात्रा, डायरेक्ट करंट का वह अमाउंट जो किसी रेजिस्टेंस में फुल साइकिल पीरियड में उतने ही हीट प्रोड्यूस कर दे जितना कि अल्टरनेटिंग करंट ने उसी रेजिस्टेंस में फुल साइकिल पीरियड में उतनी हीट को प्रोड्यूस किया था। तो डायरेक्ट करंट की यह मात्रा ही कहलाती है हमारी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो डिफिनीशन हो जाएगा द अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट, that produces the same amount of heat
that produces the same amount of heat in a given resistance over full cycle period as it is produced by alternating current in the same resistance in same interval of time is called RMS value of alternating current. यानी कि the amount of direct current, the amount of steady current which produces the same amount of heat in a resistance as it is in a resistance over full cycle period, as it is produced by the alternating current in the same resistance in the same टाइम इंटरवल, यानी उसी टाइम इंटरवल में जितने में फुल साइकिल पीरियड में जितने ने डायरेक्ट करंट ने प्रोड्यूस किया जितना हीट, उतना हीट अल्टरनेटिंग करंट ने भी उसी पीरियड में उसी रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस किया है। तो डायरेक्ट करंट की वही मात्रा ही कहलाती है क्या हमारा, वो डायरेक्ट करंट की वही अमाउंट कहलाता है क्या, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये रहा इसका डिफिनीशन। तो अब ज़रा देख लें, इसके डेरिवेशन पार्ट पे चलते हैं। डेरिवेशन पार्ट की बात करें हम, तो डेरिवेशन पार्ट पे हम जाएंगे तो देखते हैं। अब जरा इफेक्टिव वैल्यू क्यों कहते हैं, चूंकि ये हीट पे आधारित है। जब हीट पे आधारित है तो हीट को हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए जो है हम लोग इसे इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, क्योंकि इसे इजीली हम मेज़र कर सकते हैं। नॉर्मली जो एमीटर वगैरह है अल्टरनेटिंग करंट के लिए, जो वो इसी वैल्यू का यूज करते हैं, इसीलिए उन्हें हॉट मीटर्स भी कहा जाता है, राइट। तो आगे चलेंगे हम, इसके डेरिवेशन पार्ट पे बात करेंगे। तो डेरिवेशन के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारा गिवन करंट मान लेते हैं गिवन करंट जो है I इज इक्वल टू है I0 sin ओमेगा टी, राइट। ये करंट है जो हमारे किसी सर्किट है, कोई रेजिस्टेंस है, इसमें ये करंट I यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट I फ्लो हो रहा है, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी इस रेजिस्टेंस R में फ्लो हो रहा है, राइट। रेजिस्टेंस R में ये अल्टरनेटिंग करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं किसी स्मॉल टाइम dt में कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो इन स्मॉल टाइम dt हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ उसको दे लेते हैं। तो DH मान लेते हैं, स्मॉल जो करंट है वो DH है। तो DH इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, जूल्स लॉ फिटिंग लगाएंगे, I स्क्वायर R टी की जगह dt रहेगा, टाइम स्मॉल टाइम है, तो DH इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर R dt, क्योंकि जूल्स लॉ फिटिंग से क्या होता है, H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT, क्लियर है। तो यहाँ पे चूंकि टाइम स्मॉल है इसलिए जो हीट प्रोड्यूस होगा वो स्मॉल होगा, इसलिए उसे हमने कितना लिया, DH लिया, राइट। अभी DH इक्वल टू हो गया H इक्वल टू I स्क्वायर RT, DH इक्वल टू I स्क्वायर RDT हो गया। अब क्या करते हैं हम, इस तरह से DH इक्वल टू हो जाएगा, I स्क्वायर है, I की वैल्यू पुट कर देते हैं, I इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा टी इसका स्क्वायर RDT, राइट। एक एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब स्क्वायर कर देते हैं, दस DH विल बी इक्वल टू I0 स्क्वायर R को इसके बगल में लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt,
राइट। आई नॉट स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा, ये हो गया। अब इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ओवर फुल साइकिल पीरियड। तो इंटीग्रेटिंग ओवर फुल साइकिल पीरियड, इंटीग्रेटिंग ओवर फुल साइकिल पीरियड। तो फुल साइकिल पीरियड में इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एच विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब आई नॉट स्क्वायर आर जो है ना कांस्टेंट होगा, डी एच का हो जाएगा एच इंटीग्रेशन, और आई नॉट स्क्वायर इंटू आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हमारे पास डायरेक्ट जो है इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट कर लेंगे तो एच इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ, इसका जो हो जाएगा 1 माइनस कास ओमेगा टी और टोटल अपॉन 2 डी टी। जरा देखिए कास 2 थीटा का फार्मूला होता है, कास 2 ओमेगा टी हो जाएगा, सॉरी ये कास 2 ओमेगा टी हो जाएगा, क्योंकि कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कास 2 थीटा टोटल अपॉन 2, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से इसे तोड़ लिया हमने, इसे तोड़ लिया थोड़ा सा और सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो एच इक्वल टू आ गया हमारा आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी या डी टी कह लें माइनस, अब ये अच्छा लिमिट को तो भूल गए थे, लिमिट को अब लगा लीजिएगा 0 टू टी, इंटीग्रेशन का 0 टू टी, इंटीग्रेशन 0 टू टी, और ये हो जाएगा कास 2 ओमेगा टी, कास 2 ओमेगा टी। ये फिर डायरेक्ट हम कर लेते हैं इंटीग्रेट, क्यों बार बार सेपरेट करें, इतना तो आप जानते ही हो। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं, आई नॉट स्क्वायर आर 1 का हो जाएगा टी स्मॉल टी टोटल अपॉन 2 था स्मॉल टी माइनस कास ओमेगा टी का हो जाएगा साइन ओमेगा टी टोटल अपॉन 2 है, उस 2 को बाहर कर लेते हैं, तो टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे, और ये है 0 टू कैपिटल टी लिमिट इसके। तो देखिए क्या था 1 था, तो 1 का हो जाएगा टी और 1 डी टी इंटीग्रेशन, और उसके बाद कास 2 ओमेगा टी का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, राइट। अब वैल्यू को पुट कर लेते हैं, अब वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो एच इक्वल टू हमारा हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, तो 2 ओमेगा की वैल्यू होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी हो जाएगा, और फिर इसको करेंगे बाकी इसके लिए -0 और -0 भी हो जाएगा, ये भी +0, क्योंकि बाकी 0 टी की जगह भी 0 रखेंगे तो भी 0, और यहाँ साइन 0 रखेंगे साइन 0 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो बाकी 0 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये टी है, अब ये यहाँ से देखें तो टी से टी कैंसिल आउट हो गया, और ये टी टू जा 4 यानी 4 पाई हो गया, तो साइन 4 पाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह से हमारा हीट एच निकल के आएगा आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू टी, ये आ गया हीट, इतना प्रोड्यूस हुआ, राइट। अब इतना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो अब ज़रा देख लेते हैं, मान लेते हैं कि सपोज IRMS is the RMS value of AC, अल्टरनेटिंग करंट का जो RMS वैल्यू है वो क्या है, IRMS है। तो ऐसे केस में IRMS क्या हो जाएगा, सेम वही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करेंगे, तो IRMS इज इक्वल टू हो जाएगा, या सॉरी हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, हीट के लिए ना रखेंगे, तो एच इक्वल टू हो जाएगा हमारा, एच इक्वल टू हो जाएगा
IRMS स्क्वायर कैपिटल R इंटू टाइम जो है T, राइट, ये हो जाएगा। अब ज़रा दोनों को हम कंपेरिजन कर लेते हैं, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ देखें क्या हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि H की वैल्यू है, तो यानी कि IRMS स्क्वायर R कैपिटल T इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, कितना आया था, I नॉट स्क्वायर R कैपिटल T टोटल अपॉन 2, राइट, यही आया था। अब देखें तो यहाँ पे कुछ कट जाएंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग, तो कट जाएगा, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से IRMS का स्क्वायर इक्वल टू I नॉट स्क्वायर, यानी कि IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया I नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो IRMS विल बी इक्वल टू I नॉट अपॉन अंडर रूट 2। ये वैल्यू भी आप याद कर लीजिएगा, RMS वैल्यू हो गई। IRMS इज इक्वल टू हो जाएगा I नॉट अपॉन अंडर रूट 2। क्लियर है। अब अगर इसे आप अंडर रूट 2 की वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लें तो IRMS इज इक्वल टू हो जाएगा 0.707 I नॉट, क्योंकि 1 को अंडर रूट 2 की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसे हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 70.7% ऑफ I नॉट, यानी I नॉट का, यानी पीक वैल्यू का जो मैक्सिमम वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट है उसका 70.7% ले लें। अगर हमें पीक वैल्यू पता हो तो उसका 70.7% ले लें तो हमें RMS वैल्यू निकल जाती है। ये ध्यान रहे कि जो करंट है हमारे घरों में जो भी है, जैसे 220 वोल्ट या 230 वोल्ट है, तो वो अल्टरनेटिंग करंट की मतलब जो वोल्टेज अल्टरनेटिंग EMF है उसका RMS वैल्यू होती है। यानी कि जो मीटर हमारा मेज़र करता है, जैसे मीटर में दिखा रहा है 220 वोल्ट का करंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यही जो है RMS वैल्यू है, ठीक है ना। मीन वैल्यू नहीं होता, वो क्या होता है, RMS वैल्यू, क्योंकि वही इफेक्टिव वैल्यू होता है, इसलिए उसे RMS वैल्यू भी बोलते हैं। क्लियर है। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम इसमें कुछ बातों को नोट कर लेते हैं, तो नोट कर ले, देखें कुछ चीज़ों को नोट कर लेते हैं। RMS वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड over any period of the cycle, जैसे जो मीन वैल्यू था उसको हम हाफ साइकिल पीरियड में ही कर सकते थे कि फुल में 0 हो जाता था, लेकिन RMS वैल्यू को हम किसी साइकिल पीरियड में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो RMS वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड ओवर एनी साइकिल पीरियड, any of the cycle period of AC। क्यों? since, थोड़ा सा आगे जान लें, since it is based on the heat energy produced। क्यों? because since it is based on the हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है उस पर बेस होता है, इसलिए हम इसे किसी भी साइकिल पीरियड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, दूसरा पॉइंट जो इसमें नोट करने वाली बात है वो ये है कि डू नॉट यूज़ द एबव फार्मूला इफ़ द टाइम इंटरवल अंडर द कंसिडरेशन इज़ लेस देन 1 पीरियड। कह रहे इस फार्मूले का जो हमारा है, जैसे कि IRMS इज इक्वल टू 70.7% ऑफ I नॉट है फार्मूला, इसका प्रयोग अगर साइकिल पीरियड कम हो, यानी एक साइकिल पीरियड से कम हो, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करिएगा। तो यही लिख लीजिए कि डू नॉट यूज दिस फार्मूला
कौन सा फार्मूला? यही है, IRMS इज इक्वल टू 70.7% ऑफ I0। ये फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। इफ डू नॉट यूज दिस फार्मूला इफ टाइम इंटरवल इज less than this time interval is less than 1 पीरियड। अगर एक पीरियड से कम है टाइम इंटरवल तो इस फार्मूले का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। तो ये रही बात आपके अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अब थोड़ा सा और कर लेते हैं। इसी तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं मीन वैल्यू ऑफ EMF। जरा देखिए, दोनों के फार्मूले मैं लिख देता हूँ। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, अल्टरनेटिंग EMF का मीन वैल्यू एंड अपसाइलन इज इक्वल टू, यानी अपसाइलन m अगर लिख ले तो अपसाइलन m इज इक्वल टू हो जाएगा 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। इसकी देख ले तो पीक वैल्यू 63.7% ऑफ अपसाइलन नॉट, यानी EMF का, यानी सेम डेरिवेशन आएगा। सिमिलरली RMS वैल्यू भी वैसे ही आएगा। RMS वैल्यू यानी RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF अपसाइलन RMS इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 70.7% ऑफ अपसाइलन नॉट, यानी कि पीक वैल्यू का 75.5% हो जाएगा। 70.5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका